Good morning, children. I am Anmol Messi, PGT Physics, Mount Litra Z School, Jhansi. In my previous video, we have studied about science, and today we are going to study about scientific methods. Now, what are these scientific methods? These are the methods which help us in developing a theory or any law. मतलब कोई भी अगर आपको लॉ बनाना है या कोई थ्योरी बनानी है या कोई कॉन्सेप्ट तैयार करना है साइंस से रिलेटेड, तो कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनको एज अ साइंटिस्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा. सो आई हैव रिटन ओवर हियर, साइंटिफिक मेथड्स आर यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स एंड नेचुरल फिनोमेना. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स? सो द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑब्जर्वेशन. किसी भी चीज़ की डिस्कवरी करने के लिए आपके पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए. जिस तरह से एक आर्टिस्ट को अपनी पेंटिंग बनाने के लिए एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से एक साइंटिस्ट को कोई ना कोई एक टॉपिक या कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट या हैपनिंग या कोई भी एक चीज़ चाहिए होती है बिफोर ही स्टार्ट्स डेवलपिंग अ थ्योरी. लाइक फॉर एग्जांपल, न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे जब एक एप्पल उस पेड़ पे से गिरा, और वही एक कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आया कि ये पेड़ ऊपर से नीचे क्यों गिरा, और उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे उन्होंने अपनी थ्योरी ग्रेविटेशन तैयार करी. सो उस हिसाब से हमेशा हमको एक ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है. ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकती है, जैसे आपने मान लीजिए आपने देखा कि सन ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में डूब जाता है, या फिर जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आप एक पार्क में गए, आपने देखा कि एक वाटरफॉल है जो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, लेकिन कभी भी कोई सा एक ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन वाटरफॉल नीचे से ऊपर की तरफ जाए. तो इस तरह की कोई एक ऑब्जर्वेशन आपको चाहिए जिसको आप आगे बढ़ा करके उसकी रिसर्च शुरू करेंगे. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट. कंट्रोल्ड का मतलब ये होता है कि अब सब कुछ आपके कंट्रोल में होना. मतलब जब आपको कोई ऑब्जर्वेशन मिल गई है तो उसके बाद आप उस ऑब्जर्वेशन के लिए ट्रायल्स करके देखेंगे, लैब में जा कर के कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखेंगे, मॉडल्स बनाएंगे और देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो ये जो भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे ये आपके कंट्रोल में होना चाहिए. जैसे कि आप कोई न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और उसकी वजह से किसी को भी नुकसान पहुंचे. इसलिए हेंस इट इज़ नोन एज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट. मान लीजिए आपके पास में एक ऑब्जर्वेशन है कि आपने देखा कि ऑल्टरनेटली पहले दिन होता है और फिर रात होती है, फिर रात के बाद दोबारा दिन होता है, फिर दोबारा रात हो जाती है. कभी भी ऐसा नहीं होता कि दिन के बाद दोबारा दिन आ जाए या रात के बाद दोबारा दिन आ जाए, रात के बाद दोबारा रात आ जाए. तो ऐसा क्यों होता है? तो उसके लिए आपने लैब में जा कर के एक एक्सपेरिमेंट किया. आपने एक मॉडल बनाया जिसमें आपने अर्थ बनाई, अर्थ को सेंटर में रखा और सन को उसके अराउंड गोल गोल घुमाना शुरू करा. तो आपको एक कंक्लूजन ये मिला कि हो सकता है कि जिस तरफ सन है उस तरफ दिन है और जिस तरफ सन नहीं है उस तरफ रात है. लेकिन वहीं दूसरे ट्रायल में आपने देखा कि ऐसा आपने अर्थ को इस बार सेंटर में रखने की जगह सन को सेंटर में रखा और अर्थ को उसके अराउंड गोल घुमाना शुरू करा. तो आप नोटिस करते हैं कि सन जहाँ रहे वो तो वहीं है, लेकिन अर्थ जब अपने एक्सेस के अराउंड गोल घूमती है तो जो पार्ट सन की तरफ फेस कर रहा होता है वहाँ दिन होता है, और जो पार्ट सन की तरफ फेस नहीं कर रहा होता है वहाँ रात हो जाती है. इस तरह से अलग अलग ट्रायल करके आपको पता चला कि एक्चुअली सन सेंटर में होता है ना कि अर्थ. जबकि इनिशियली लोग ये मानते थे कि अर्थ सेंटर में होती है और सन उसके अराउंड चक्कर लगाते हैं. नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग. अब ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग का क्या मतलब है? क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि कोई रीज़न कि ऐसा क्यों हो रहा है. आप ऑब्जर्वेशन कर चुके हैं, आप एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं, अब आपको रीज़न्स बनाने पड़ेंगे कि कोई चीज़ क्यों हो रही है. लाइक फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको दिन और रात का एग्जांपल दिया, ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमको रीज़न मिल गया एक कि मतलब 24 आवर्स में अर्थ अपने एक्सेस के अराउंड घूमती है और 365 डेज़ में अर्थ जो है सन के अराउंड गोल घूमती है. इसी रीज़न से हमको दिन रात और डिफरेंट सीजन्स मिलते हैं. तो इस हिसाब से हमारे पास में एक रीज़न तैयार हो गया. एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं. मान लीजिए हमने एक ऑब्जर्वेशन करी कि एक गिलास पानी है और उसको हमने गर्म किया तो वो इवेपोरेट होना शुरू हो गया. तो अब ये एक ऑब्जर्वेशन है जिसको आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा है. अब आपको रीज़न बताना पड़ेगा. तो आपने रीज़न ये बताया कि जब हमने पानी के मॉलिक्यूल्स को हीट दी तो वो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए,
और वो दूर दूर होने की वजह से लिक्विड स्टेट से गैस के स्टेट में आने लगी, क्योंकि आपको पता है कि गैस की स्टेट में मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है। अब लेकिन इसमें एक और पॉइंट निकल के आता है कि क्वालिटेटिव का मतलब क्या हुआ और क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हुआ। तो अगर मैंने आपको बोला कि किसी पानी को गर्म करने से वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। अब कितनी हीट देने से वो पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है कि कितनी हीट देना ज़रूरी है जिसकी वजह से वो पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मैथमेटिकल मॉडलिंग। आप जानते हैं कि फ़िज़िक्स में कोई भी अगर लॉ होता है तो उसको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हमको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है। तो कोई भी दुनिया में ऐसा लॉ नहीं हो सकता जिसके अंदर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ना हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने प्रीवियस पॉइंट में आपसे ये कहा कि पानी को गर्म करने से वो इवेपोरेट होता है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस, और कितनी हीट देने से वो इवेपोरेट होगा, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। तो मान लीजिए मैंने आपको एक गिलास पानी दिया और मैंने आपसे कहा कि इसको एक कैंडल के ऊपर रख करके इसको गर्म कीजिए। आपने उसको गर्म किया और इवेपोरेट होने लगा। यही चीज़ कोई दूसरा बच्चा देख रहा था, उसने सोचा कि कैंडल के ऊपर पानी को रखने से वो गर्म हो जाता है और इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। तो मान लो जैसे मैंने उसको एक ड्रम पानी दिया, तो वो उस एक ड्रम पानी को भी कैंडल के ऊपर लेकर के खड़ा हो गया और उसने सोचा कि वो पानी गर्म होकर के इवेपोरेट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर मास डिफरेंट था पानी का। तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे एक मैथमेटिकल फार्मूला बनाना ज़रूरी है, ताकि ये समझ में आए कि कितनी हीट देने से और कितने पानी को देने से वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक फार्मूला बना लिया, Q इज़ इक्वल टू MC डेल्टा T। अगला पॉइंट है प्रिडिक्शन। जब आपके पास में कोई मैथमेटिकल फार्मूला तैयार हो जाएगा तो आप प्रिडिक्शन करना शुरू कर देंगे। प्रिडिक्शन करने का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता चल गया कि हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, तो आप प्रिडिक्शन कर देंगे कि कौन सा साल लीप ईयर होगा। या आपको पता चल गया कि आज अगर सोलर इक्लिप्स पड़ी है तो आप कितने साल के बाद सोलर इक्लिप्स पड़ेगी, तो उसके लिए एक फार्मूला आपके पास है, उसमें वैल्यूज़ रख करके आपने पता लगा लिया। इस तरीके से आप प्रिडिक्शन करना शुरू कर देंगे। और लास्ट पॉइंट है वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज। जब आपने कोई लॉ बना लिया है तो अब उसको वेरीफाई भी करना ज़रूरी है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने कहा कि 5 साल के बाद सोलर इक्लिप्स आएगी। अगर 5 साल के बाद सोलर इक्लिप्स आती है तो आपका लॉ वेरीफाई हो गया, लेकिन अगर नहीं आई तो आपका लॉ जो है वो फॉल्स हो गया। इसी तरीके से कई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कोई लॉ बनाया लेकिन वो बाद में फॉल्स प्रूव हो गया। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले न्यूटन ने ये कहा था कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन उसके बाद दूसरे कोई साइंटिस्ट आए, उन्होंने उसको फॉल्स कर दिया और कोई दूसरी थ्योरी दे दी कि लाइट ट्रेवल्स लाइक अ वेव। फिर एक दूसरे साइंटिस्ट आ गए, उन्होंने कहा कि लाइट हैज़ डुअल नेचर, उसके बाद दोनों तरह का नेचर होता है। फिर एक और नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि लाइट ट्रेवल्स विद द हेल्प ऑफ एनर्जी फोटॉन्स। सो इस तरह से वो थ्योरी फॉल्स होती चली गई। या फिर न्यूटन ने साउंड की स्पीड को डिस्कवर किया, उन्होंने पता लगाया कि साउंड की स्पीड कितनी होती है, लेकिन बाद में लाप्लेस आए, उन्होंने उसी चीज़ को फॉल्स प्रूव कर दिया और एक नई थ्योरी दे दी। तो इसी तरीके से जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो उसको वेरीफाई भी करना पड़ता है कि वो लॉ सही है कि गलत है।